नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू यूपीपीसीएस में। दोस्तों, मैं निर्मेश कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप सभी के साथ करने वाला हूं, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कैसे हम इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स को या फिर इंडियन इकोनॉमी के जो सवाल हमारे यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको टैकल करके अपने 20 मार्क्स को सुनिश्चित कर पाए। क्योंकि अगर आपने यूपीपीसीएस के आरओ का एग्जाम को देखा होगा या फिर अगर हम बात करें यूपीपीसीएस की जो 22 दिसंबर को हमारी प्रारंभिक परीक्षा हुई है, उसमें आयोग के द्वारा जो भी सवाल हमारे बनाए गए हैं या हमारे सामने प्रस्तुत किए गए थे चैलेंज के रूप में, उससे हम क्या सीख ले सकते हैं और 20 प्लस मार्क्स हमारे अलग से अपने प्रीलिम्स के स्कोर में अपने कट ऑफ को क्लियर करने के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस सेशन के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि आयोग के द्वारा जो पुराने सवाल को पूछा गया है वो किस प्रकार से वो फ्रेमिंग कर रहे हैं, यानी कि वहां पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो किस लेवल के हैं, क्या डेटा वो जानना चाहते हैं, क्या वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को हमारी चेक करते हैं या फिर वो करंट अफेयर्स के साथ उनको लिंक करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इन चीजों को देखने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हम क्या क्या सोर्सेस या बुक्स को फॉलो करें जिसके माध्यम से इन सवालों को टैकल करें। और लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे मैं निर्मेश कुमार स्टडी आईक्यू यूपीपीसीएस पर आपको हेल्प करने वाला हूं इन सवालों को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप हेडलाइन देख ही पा रहे हैं कि इकोनॉमी में 20 प्लस मार्क्स प्रीलिम्स में कैसे स्कोर करें, तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। तो आइए थोड़ा मॉक ड्रिल करते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। देखिए, ये जो हमारा सवाल है अभी हाल ही में हमारी जो 22 दिसंबर 2024 को जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, जिसका अभी भी परिणाम घोषित नहीं हुआ है, उसका प्रश्न पत्र है। और यहां पर अगर हम इन सवालों को देखें तो इकोनॉमिक्स में यहां पर हमारी कुछ रीजनिंग और असर्शन के सवाल भी आए हैं। आमतौर पर रीजनिंग असर्शन के जो सवाल होते हैं वो थोड़े एनालिटिकल होते हैं, जहां पर स्टूडेंट की नॉलेज को, यहां पर उसकी डेप्थ को टेस्ट करता है आयोग। जैसे कि एक सवाल था, डेवलपमेंट इज बीइंग डिफाइंड एज इंप्रूविंग लाइफ स्टैंडर्ड एंड वेलफेयर, यानी कि विकास को जीवन के स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित करते हैं। यह क्या है? हमारा अभिकथन है। और इसका कारण क्या बताया है कि ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इज नॉट सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास जो है वो हमारा क्या है, या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है वो हमारे विकास का क्या है, हमारा पर्याप्त मापदंड नहीं है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपको यहां पर ग्रोथ का डेफिनेशन पता होनी चाहिए, डेवलपमेंट का मतलब पता होना चाहिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है? पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ रही है किसी भी देश की, तो ये हमारे देश की जीडीपी पर कैसे टारगेट कर रही है, या जीडीपी हमारी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। इन सब को जब तक आप सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक इसका सही आंसर आप नहीं दे सकते। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस को देखो तो यहां पर क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर यानी कि जो कथन है वो हमारा अभिकथन का क्या है, हमारा सही कारण है। ए सही है या आर गलत है, इसी तरह दोनों गलत हैं या फिर एक सही या दूसरा गलत, इस प्रकार से आपको एग्जामिनर क्या है, कंफ्यूज करता है। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आप इसके बारे में जानते भी हो और अगर आप इसका जो छोटा सा डिफरेंस है वो आपको नहीं पता, तो कहीं ना कहीं आप इस सवाल को गलत कराओगे और जो 1.33 मार्क्स आप इस क्वेश्चन को स्कोर कर सकते थे अपने नॉलेज के आधार पर, उसको एप्लीकेशन के पे आप कहीं ना कहीं फेल कर जाओगे। इसी तरह अगर आप एक सवाल और देखो, यहां पर एक सवाल था, विच मेजर्स आर एसेंशियल्स टू अचीव गोल नंबर 4 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास लक्ष्य 2030 तक हमें हासिल करने हैं। इनमें से क्या क्या चीजें अगर हमारे देश में सरकार के द्वारा की जा रही है तो गोल नंबर 4 को हम हासिल कर लेंगे। जैसे मेकिंग एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी, यानी कि शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाना। दूसरा, इंप्रूविंग बेसिक स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्बेरेसिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि स्कूल के जो बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार करना। या फिर एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम, यानी कि हमारे जो कृषि कार्यक्रम है उसमें हमारा क्या है, सुधार करना। और लास्ट में इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी में या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे निवेश को बढ़ाना।
अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो हम सब लोग, या आपने जिस भी बुक्स को आप फॉलो करते होगे, या जहां भी आप फैकल्टीज को, या फिर जिस भी आप जो भी आपका मेंटोर होगा, वो आपको क्या है, आपको गोल नंबर 1 2 3 4 बताता है। तो गोल नंबर 4 का मतलब क्या है, हमारी क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि अच्छी गुणवत्ता के साथ शिक्षा उपलब्ध कराना। तो अगर आप यहां पे देखो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन नंबर 3 को एलिमिनेट कर दो तो 3 के साथ हमारे क्या है, दो ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर 1 ओनली या 1 एंड 2 ओनली। और अगर आपको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा को बढ़ाना है तो हमारे देश में राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन जो आर्टिकल 21 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ड्राइव किया गया है, वो हमारा क्या है, कंपलसरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन गरीब शोषित वंचित पीड़ितों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार लेके आई थी। उससे भी हम क्या कर रहे हैं, हम पिछड़े लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं पीएम श्री योजना के अंतर्गत। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं, या फिर हमारी सरकार क्या इनिशिएटिव ले सकती है, उस कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया है। यानी कि ये क्वेश्चन में आपसे सिंपल नहीं पूछा है कि गोल नंबर 4 है क्या। जबकि आपने देखा होगा और सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसके सवाल थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। यानी कि अगर आपने उस टॉपिक को पहले पढ़ा है तो आप सीधे उसका आंसर कर सकते हो। जैसे कई बार क्वेश्चंस हमारे इस बार पेपर में भी, जैसे आपने देखा होगा, आर्टिकल के सीधे क्वेश्चन आ गया, शेड्यूल से सीधे क्वेश्चन आ गया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सीधे क्वेश्चन आ गया हमारी राज्य व्यवस्था में। इसी तरह भूगोल के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारी राजधानियों का सीधा सवाल आ गया। तो अगर जो क्वेश्चन हमारे सीधे फैक्चुअल हैं या डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, वहां पर हमारे लिए चैलेंज नहीं होता है। और वो आमतौर पर अगर आप सीरियस एस्पिरेंट को देखो तो उसमें से लगभग 100% छात्र उसको सही करते हैं। यानी कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और 50 क्वेश्चन हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड या 60-70 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, ये आप क्या करोगे, आप 60 या 70 सवाल अगर आए हैं तो 90% एक्यूरेसी के साथ सही करोगे। 5-10 सवाल तो हमारे कई बार क्या होता है, एग्जामिनेशन प्रेशर के में भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग से भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या है, एक टॉलरेंस लेके चलते हैं। अब इसी तरह हमारा जो इकोनॉमिक्स है, वहां पर जो सवाल बन रहे हैं, यहां पर हमारी करंट के साथ नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है, प्लस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को टेस्ट किया जा रहा है, और इसके बाद हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करें, इसकी भी नॉलेज आपकी यहां पर टेस्ट की जा रही है। क्योंकि अब ये पेपर जो है हमारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट हैं, उनसे तो क्लियर होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद जो आप कट ऑफ के आगे निकलेंगे या बाकी के 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख छात्रों को पीछे छोड़ करके एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स को या इंडियन इकोनॉमी के सवालों को जब तक आप सही नहीं करेंगे, आप भीड़ से अलग नहीं हो पाएंगे। इसी तरह कुछ और सवाल देखते हैं। इसी तरह एक सवाल देखिए, हमारा पेपर था 2024 में, और यहां पे जो सवाल पूछा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का पूछा है। लेकिन अगर आप इस सवाल पर गौर करो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस सवाल को एग्जाम में देखा होगा, तो आप लोगों ने क्रिटिसाइज किया होगा सरकार को कि सरकार ने पेपर तो 2024 में कराया, तो इनको इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण भी क्या है 2024-25 का या 23-24 का पूछ लेते। ये इन्होंने क्या करा है, 22-23 का हमसे इकोनॉमिक सर्वे पूछ लिया है ना। 24-25 का तो आने की संभावना नहीं थी, क्योंकि वो तो हमारा क्या है, जनवरी में आया। लेकिन 23-24 का, वित्तीय वर्ष 23-24 का हमारा क्या है, इकोनॉमिक सर्वे के सवाल तो आने ही चाहिए थे। क्या पेपर पहले बन गया? नहीं, पेपर पहले नहीं बना है, उसने आपको यहां पर इस चीज को लिख करके भयभीत कर दिया है। यानी कि आपके ऊपर एक प्रकार से क्या डाला है, एक इमोशनल प्रेशर डाला है कि इमोशनली आपको तोड़ा जाए। क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, ये आपके क्या हैं, ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है। जैसे कि अगर हम अपने देश में या हमारे देश की सरकार ने फिस्कल पॉलिसी के रिस्पांस में जो हमारी एग्रीवेटेड ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन हुआ है, या वैश्विक व्यापार में जो एक प्रकार से क्या है हमारी बाधाएं आई हैं, उससे निपटने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या चीजें
कही गई हैं या करी गई हैं। तो पहला, डिक्रीजिंग फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो अगर हमारी देश की सरकार ग्लोबल डिसरप्शन हो रहा है या ग्लोबल सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो रहा है, तो क्या किसी भी कारणवश हमारे किसानों के लिए खाद की और हमारे उर्वरकों की सब्सिडीज को कम करेगी? क्या किसानों के ऊपर हमारा उत्पादन का या फिर हमारे उत्पादन की जो कीमतें हैं उसका बोझ डालेगी क्या? क्योंकि किसान तो पहले से ही हमारा क्या है, डिस्ट्रेस में है। तो ऐसे में सरकार और डालेगी क्या? प्रैक्टिकली अगर आप सोचो, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा भी होता, तब भी हमें क्या है, यहां पर एक कॉमन सेंसेस का आंसर निकालते, तो ये आंसर क्या होता, बिल्कुल गलत हो जाता। इंक्रीज टैक्स ऑन फ्यूल एंड इंपोर्ट प्रोडक्ट, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या बाहर से जो हम चीजें आयात कर रहे हैं, फ्यूल के दाम बढ़ाएंगे क्या? क्योंकि अगर हम फ्यूल के दाम बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो अन्य चीजें हैं उसके दाम बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में हम फ्यूल का प्रयोग करते हैं, और अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो उसका असर क्या है, हमारी कीमतों पर पड़ता है। इसके बाद रिड्यूसिंग टैक्स ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि बाहर से आयातित करने वाली कुछ वस्तुएं और फ्यूल के दामों में कटौती की है टैक्सों में। तो ये क्या है, संभवती बात हो सकती है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, इकोनॉमी को सरकार को सुचारू रूप से संचालित करना है। तो ये क्या है, हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसी के आधार पर हम क्या है, अगर इकोनॉमिक सर्वा हमने पढ़ा भी नहीं था तो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम क्या है, इसका आंसर मार्क कर सकते थे। क्लियर? इसी तरह ये सवाल देखिए, जहां पर क्या है, आपको सरकारी योजनाएं और उनके बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन की बात की। तो जब तक आप कोई भी सरकार की योजनाएं, नीतियां कब लॉन्च की गई, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन सबको डिटेल में एनालाइज नहीं करोगे, सोचोगे नहीं कि इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना को जो लाया गया था, वो कब लॉन्च की गई, क्या उसके बेनिफिट थे, और उस योजना से हमारी अर्थव्यवस्था में क्या इंपैक्ट होता, तो आप क्या करते, इस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाते। जैसे यहां पे जनधन की बात तो नहीं की गई है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि सरकार जो जनधन खातों में मुफ्त के हमारे जो सेविंग खाते खोल रही थी उन लोगों के जो कि बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हैं, जिनके पास खुद का बैंक का खाता नहीं है। तो ऐसे में क्या है, हम एक प्रकार से वित्त समावेश यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे हैं। तो इसी तरह हम जब तक एक एक चीजों को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक हमारी क्या है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी, और एग्जाम में ऐसे सवालों को हम अच्छे से टैकल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह एक सवाल देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन क्या है, हमारे करंट अफेयर से जुड़ा है, लेकिन एफडीआई वगैरह जो है ये सब क्या है, hमारे इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं। तो आज के समय में हमारा इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या हो गया है, स्टैटिक के साथ कंप्लीट डायनेमिक हो गया है। डायनेमिक का मतलब अगर मैं कहूं तो इसका लिंकेज क्या है, हमारा करंट अफेयर्स के साथ है। तो जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ो तो वहां पर अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो उसके बारे में सोचो कि ये सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया, इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्या इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ रहा है, जिसको सरकार निगेट करना चाहती है। जैसे अभी आपने कल की न्यूज में देखा होगा कि आरबीआई 28 फरवरी को $10 बिलियन का फॉरेक्स स्वैप करने जा रही है। तो ये फॉरेक्स स्वैप सरकार क्यों, आरबीआई क्यों कर रही है, और क्यों? अगर हम पूरे इतिहास को देखें, जनवरी फरवरी के महीने में ही आरबीआई फॉरेक्स स्वैप करती है। हमारे पूरे साल में 12 महीने होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड पे ही फॉरेक्स स्वैप किया जाता है? तो इसके पीछे क्या हमारा रीजन हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है, ये भी हमें सोचना है। फॉरेक्स स्वैप क्या होता है, फॉरेक्स स्वैप करेंगे तो टेन्योर क्या होगा, इसका हमारा इंपैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे, हमारा रुपए और डॉलर के बीच में जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कि हमारा रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, उससे हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, हमारे देश में जो एफआईआईज आ रहे हैं या एफडीआईज आ रहे हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। तो ये चीजें जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक ये इकोनॉमी में हम एज नहीं ले पाएंगे और स्टूडेंट्स की तुलना में। क्योंकि कोई भी पेपर हो जहां पे आप ऑन एन एवरेज अगर देखो, यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 150 सवाल आते हैं, जिसमें 70 से 75 सवाल हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि आपने अगर पढ़ा है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर लोगे। 4-5 सवाल ऊपर नीचे आपके हो जाएंगे कि आप भूल गए एग्जाम में या गलत कराए।
लेकिन लगभग 70 सवाल आप अगर 75 हैं तो आप बिल्कुल सही करोगे। और ऐसे में अगर कट ऑफ हमारी 85 या 90 के अराउंड जा रही है, जो कि इस बार की भी संभावनाएं हैं, तो वहां पर आपको इकोनॉमी जैसा सब्जेक्ट क्या करेगा, और छात्रों से या भीड़ से अलग करने का काम करेगा। तो आपको इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हमें उनको फॉलो करना है, चाहे वो हमारी रमेश सिंह की हो, या फिर अगर आपने देखा होगा कई कोचिंग्स के मटेरियल्स भी आते हैं, या फिर श्रीराम आईएएस के नोट्स होते हैं, या फिर आपने परीक्षा वाणी अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो उसकी भी भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब आती है। तो ये सब बुक्स में से आप कोई भी एक बुक को फॉलो करो। इसके साथ साथ जो हमारी बेसिक एनसीईआरटीज हैं उसमें इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को आप देख सकते हो, और इसके साथ साथ एक अच्छा कोई भी न्यूज़पेपर को फॉलो करो जहां पर आपको इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट मिल रही है इकोनॉमिक्स की, ताकि इससे आपको अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ हो सके। और जब आपको अर्थव्यवस्था की एक बेहतर समझ होगी तो इस प्रकार के सवाल आपको परीक्षा में तंग नहीं करेंगे, बल्कि आपको बाकी स्टूडेंट से एडवांटेज देंगे। क्योंकि जब रेस होती है या दौड़ होती है तो उसमें सभी हमारे प्रतियोगी क्या है, लगभग एक ही कैलिबर के या एक ही क्षमता के होते हैं, लेकिन उस क्षण में या उस 10 सेकंड की दौड़ में, अगर 100 मीटर की दौड़ है तो आपने देखा होगा यूसेन बोल्ट औरों से क्यों अलग थे, क्योंकि उस पल क्या है, यूसेन बोल्ट अपने सबसे अच्छे क्या है, अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उनको अपने प्रिपरेशन से आता है। तो अगर आपने ये सब चीजें प्रिपेयर की होंगी, इसको एक अच्छी तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ कवर किया होगा, तो आप क्या करोगे, इंडियन इकोनॉमी में अगर 15 सवाल भी आ रहे हैं तो आप बहुत आराम से 10 से 12 सवालों को टैकल कर ले जाओगे। 2-3 सवाल हम मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल डेटा आ गया, जिस हिसाब से पेपर आयोग अपना इवॉल्व कर रहा है, तो 2-3 सवालों का हमारे पास बफर है। और वैसे भी हमें 150 में 150 सही नहीं करने हैं। अगर हम यहां पे आराम से 60% भी, या फिर अगर हम इन और देखें तो लगभग 65-70% भी सवाल सही करते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 65% भी सवाल सही करोगे तो 96-97 के अराउंड आपके सवाल सही होंगे। और 97 क्या है, एक सही और सेफ कट ऑफ है। अगर आप पिछले साल का भी देखो कट ऑफ 2023 का, तो वहां पर भी क्या था, अराउंड 96 के आसपास जनरल की कट ऑफ गई थी। तो यहां पर क्या होगा, आप 70, 72, 75 क्वेश्चन क्या है, अपने जो बेसिक सब्जेक्ट है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, इनसे आराम से कर सकते हो। और 12 से 15 सवाल आपको जो इकोनॉमिक्स से आएंगे वहां इसको हैंडल करोगे। और बाकी के सवाल हमारे करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल से हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, जो कि आप क्या है, अगर आप थोड़ा उस पर फोकस करते हो तो वहां से आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक इन शॉर्ट स्ट्रैटेजी थी और एक विश्लेषण था हमारे आयोग के द्वारा जो पेपरों को में खास तौर पे इकोनॉमी के सवाल को इवॉल्व किया जा रहा है उसको लेकर के। अब यहां पे सवाल उठता है कि सर आप कैसे, या आपको फॉलो मैं कैसे करूं जिससे कि मेरा ये जो समस्या है इसका समाधान और इंडियन इकोनॉमी के सवालों को हम इजीली सॉल्व कर सके। तो दोस्तों, स्टडी आईक्यू यूपी पीसीएस पर मंडे टू फ्राइडे मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर के आ रहा हूं यूट्यूब पर, जो कि अभी ऑलरेडी चल रही है, जो कि प्रतिदिन 2 बजे होती है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। और इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में हम स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स की जो भी इकोनॉमी के टॉपिक्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब के सवालों को एग्जाम के लेवल के हिसाब से यहां पर देखते हैं। तो आप सभी लोग इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक स्मार्ट तरीके से इंडियन इकोनॉमी के इन 10-12 सवालों को बहुत आराम से एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और क्लासेस के लिंक और पीडीएफ भी चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल निर्मेश सर पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको मेरी क्लासेस की, इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर्स की आपको कंप्लीट पीडीएफ और क्लास के लिंक मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आप इसको सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एक होलिस्टिक तरीके से स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल जैसे टॉपिक्स को प्रीलिम्स के लिए
और मेंस आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं जिसमें आपकी कॉपी इवेल्युएट हो, आपको मेंटोर आपको गाइड कर सके, तो उसके लिए आप हमारे स्टडी आईक्यू के निश्चय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर इस समय हमारा एक बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। यानी कि अगर आप हमारे इस कोर्स को एनरोल करते हैं जो कि लगभग 12,500 रुपए का है, और इसमें आप अगर मेरा कूपन कोड लगाते हैं NK लाइव, निर्वेश कुमार का जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है NK लाइव, तो आपको यहां पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको 9999 का पड़ेगा, यानी कि 9,999 का पड़ेगा। तो आज ही अपनी स्टेट स्पीशीज की प्रिपरेशन को स्मूथ करने के लिए 1-on-1 मेंटरशिप, फाउंडेशन बैच में मेंस आंसर राइटिंग, हैंड रिटन नोट्स, इसके साथ साथ आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज और गाइडेंस मिलेगी आपके फाइनल सिलेक्शन तक। तो बिना समय गवाए आज ही ज्वाइन करिए स्टडी आईक्यू यूपीपीसीएस पर और मेरा कोड NK लाइव को यूज कीजिए। तो मिलते हैं लाइव क्लासेस में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।